तो बेसिकली आज हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनके बारे में जानने वाले हैं कि न्यूटन के जो लॉज है वो क्या कहते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब ये क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और समझेंगे। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये लॉ कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये जो मैंने बात अंग्रेजी में कही, इसका एकदम सरल हिंदी अनुवाद ये है, इसका हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ये है कि जो चीज़ रुकी हुई है वो रुके हुए रहना चाहती है। यानी कि अगर आप उसे चलाने की कोशिश करोगे इट विल ऑफर यू सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, और जो चीज़ चल रही है वो चलते रहना चाहती है। अगर आप उसे रुकाने की कोशिश करोगे इट विल ऑफर यू सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो चीज रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, जो चीज चल रही है वो चलते रहना चाहती है। इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है? एक तरीके का आलस है। कोई बॉडी जो काम कर रही है वही काम कंटिन्यू रखना चाहती है। जैसे कि ये डस्टर एक टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल पे रखे हुए रहना चाहता है। It does not want to move, it does not want to go anywhere. For trying to make it move, for changing its velocity, you have to apply some force. Unless an external unbalanced force is applied, जब तक कि unbalanced force इसको दिया नहीं जाएगा, it will not start moving on its own. पहला वाला जो लॉ है न्यूटन का, इसका सबसे सिंपल, किसी ने आपसे पूछा कि ये क्या है, ये लॉ क्या है, तो इसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा कि ये लॉ कहता है कि जब तक के फोर्स नहीं दोगे, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, तब तक के चीजें जो कर रही हैं वही करते रहेंगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। फोर्स नहीं दोगे वेलोसिटी नहीं बदलेगी, फोर्स नहीं दोगे वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो एक रुकी हुई चीज जो ये डस्टर है, रुका हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? कुछ है वेलोसिटी कि नहीं है? हाँ है, 0 वेलोसिटी है, करेक्ट। तो वेलोसिटी तब तक नहीं बदलेगी, 0 की 0 रहेगी, जब तक इसे फोर्स ना दे दिया जाए। जब इसे फोर्स दिया जाएगा तब इसकी वेलोसिटी बदलेगी। ये बात समझने में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, आप सब समझ जाते हैं। लेकिन जब मैं दूसरी बात कहूंगा वहां पे आप में से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होना स्टार्ट होगी और आप लोग इस पे अपनी आपत्ति व्यक्त करेंगे, आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे। वो बात यह है कि जो चीज चल रही है वो चलते रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। जो चीज रुकी है वो रुकी हुई रहेगी, चलेगी नहीं जब तक फोर्स नहीं दिया। ये तो आप लोग समझ गए। लेकिन जो चीज चल रही है वो कभी रुकेगी नहीं, हमेशा चलती रहेगी। ये बात आप लोगों को हजम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने एक बॉल लिया, उसको जमीन पे चला के छोड़ा, बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। बॉल रुकता क्यों है जानते हो? क्योंकि उसको एक ऑपोजिंग फोर्स है, अनबैलेंस्ड ऑपोजिंग फोर्स है उसके ऊपर। आप बोलेंगे सर फोर्स कहां है, दिखता क्यों नहीं है? वो है फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि जमीन बॉल के ऊपर अप्लाई कर रही है। बॉल जब आगे रोल कर रहा है तो जमीन उसे रोलिंग फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में दे रही है, और वो फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी भरी हुई थी वो धीरे धीरे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है, और उसकी एनर्जी कम होती चली जा रही है। काइनेटिक एनर्जी जो थी, मोशन की एनर्जी जो थी, जो उसे चला रही थी, वो कम होते होते 0 हो जा रही है। तो उसकी वेलोसिटी जो v थी, v
कुछ तो वैल्यू v, वो जीरो हो जा रही है, लेकिन फोर्स की वजह से जीरो हो रही है, फोर्स ही उसे रुका रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक रफ सरफेस पे बॉल को छोड़ के देखो, एक पर्टिकुलर फोर्स से, मान लो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो एक 1 किलो के बॉल पे और उसे छोड़ दो, आप देखोगे कि बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा अगर जमीन एकदम खुरदुरी है। लेकिन उसी जमीन को जब आप थोड़ा सा साफ कर दोगे, प्लेन कर दोगे, क्लीन कर दोगे, स्मूथ कर दोगे, तो वही बॉल उसी फोर्स 20 न्यूटन के फोर्स से लंबा जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि उस बॉल को आप लोग एक कांच पे, पॉलिश्ड ग्लास पे चला के देखो, रोल करके देखो, वो बॉल उसी फोर्स से और दूर जाएगा, बिकॉज नाउ फ्रिक्शन हैज रिड्यूस्ड। सो आप फ्रिक्शन घटाते जाओ, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन घटाते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा और डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी खत्म करने वाला अब कोई एक्सटर्नल फोर्स बचा ही नहीं, फ्रिक्शन गायब हो गया। तो जो एनर्जी भरी है किसी चीज के अंदर, वो एनर्जी आखिर तक मेंटेन रहेगी। तो एनर्जी खाने वाली कोई चीज अगर एक्सटर्नली प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी वैसी की वैसी रहती है, बिकॉज एनर्जी कंजर्व्ड होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में बदल ही नहीं पाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन जब तक था तब काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही थी, तो मोशन की एनर्जी कम हो रही थी और बॉल धीरे हो रहा था और बाद में रुक जा रहा था। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये गलत सोचते हैं कि सर हमारे हाथ में एक बॉल हमने लिया और उसे फेंका तो बॉल तब जाके रुक जाएगा जब हमारा ये फोर्स खत्म हो जाएगा। गलत। फोर्स खत्म होना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिजिक्स में। फोर्स खाली दिया जाता है, बस खाली दिया जाता है, और फोर्स का काम है स्पीड का बदलाव, स्पीड बदलना। तो आपने अपने हाथ में बॉल पकड़ा, आपने यहां से वहां बॉल को लेके गए, तो आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको एक्सीलरेट कर रहे हो, बॉल की स्पीड बढ़ा रहे हो, और जैसे ही आपके हाथ से बॉल छूटा तो ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है जिस स्पीड से बॉल आपके हाथ से छूटा। अब बॉल की स्पीड इतनी ही रहेगी जिंदगी भर अगर हवा ना हो, जमीन से फ्रिक्शन ना हो, कोई और फोर्स ना हो, जिंदगी भर यही स्पीड रहेगी। एक बार आपने उसे 0 से 40 पहुंचाया लेट से और हाथ से छोड़ दिया, ये 40 जिंदगी भर कंटिन्यू होगा, जिंदगी भर कंटिन्यू होगा। लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है, हवा का जो एयर ड्रैग है क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इस वजह से बॉल की स्पीड कम होते होते वो 0 हो जाती है। वरना बॉल को एक बार छोड़ा तो वो एनर्जी जिंदगी भर उसके पास रहेगी। ऐसा हम लोग ने स्पेस में करके देख चुके हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे सवाल, राइट? आपने हाथ उठाया था, अच्छा अंगड़ाई ले रहे थे, ओके। एनीवे, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बॉल जो है उसको हमने स्पेस में छोड़ के देखा और वो जिंदगी भर चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है। अरे आप आसमान में कुछ भी ले जाओ, एक कचरे का कुछ पीस ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, एक लाश ले जाओ, उसे छोड़ धक्का मार के, वो अनंतता तक चलेगी, कयामत तक चलेगी, या तब तक चलेगी जब तक कि उसके सामने कुछ आ ना जाए, वो किसी चीज से टकरा ना जाए। वो तो जमीन पे बेसिकली हमें फ्रिक्शन होता है जो दिखता भी नहीं है, बट फ्रिक्शन होता है, वो हमारे बॉल की एनर्जी को खा जा रहा है, उसे हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जो चीज रुकी थी वो रुके रहना चाहती है, और जो चीज चल रही थी वो चलते रहना चाहती है। यही न्यूटन का पहला लॉ है। जैसा आप सोचते हैं कि कोई भी चीज को चला के छोड़ा तो वो जिंदगी भर नहीं चलेगी, थोड़ी दूर बाद रुक जाएगी, और चीजों को चलाते रखने के लिए हमें फोर्स देते रहना पड़ेगा, यही बात 2000 साल पहले एरिस्टोटल ने भी सोचा था। एरिस्टोटल ने भी 2000 साल पहले यही बात कही थी, और लोग इसी की बात को सच मान के चल रहे थे। बट 400 साल पहले न्यूटन आया और बेसिकली उसने इसकी थियरी को डिस्प्रूव किया, और इसकी किताबें जला के फाड़ के फेंकना पड़ी हमें। एरिस्टोटल्स फैलेसी कहते हैं इसे, एरिस्टोटल्स फैलेसी। सो एरिस्टोटल ने हमें
एक बहुत ही मीठा झूठ सिखाया। उस मीठे झूठ को हम लोग फैलेसी कहते हैं। वो जो झूठ था अपने मन को सच्चा लगता था, क्योंकि हमने भी तो वही देखा है, कोई भी चीज को मार्कर को रोल करके छोड़ूंगा तो मार्कर थोड़ी ना जिंदगी भर चलेगा, वो तो इधर ही रुक जाएगा। तो इसका मतलब उसे चलाते रखना है तो धक्के मारते रहना पड़ेगा। वैसे बाइक एक बार स्टार्ट किया तो बाइक थोड़ी ना जिंदगी भर चलेगी अपने आप, उसको बार बार एक्सीलरेटर बीच में देते रहना पड़ेगा, वरना बाइक स्लो हो जाती है। लेकिन आप भूल रहे हैं सारे के सारे सिनेरियो के अंदर देयर इज अ फ्रिक्शन प्रेजेंट। फ्रिक्शन मौजूद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे सैटेलाइट को एक बार है ना हम लोग आसमान में ले जाते हैं और धक्का मार के छोड़ देते हैं, एक बार धक्का मार के छोड़ देते हैं सैटेलाइट को एक प्रॉपर स्पीड से, तो सैटेलाइट जिंदगी भर चक्कर काटती रहती है अर्थ के। यहां तक कि ये बता दूं आपको कि अगर सैटेलाइट बीच में फट भी गई, ब्लास्ट भी हो गई, तो उसके टुकड़े जिंदगी भर अर्थ के अराउंड घूमते रहेंगे, जिंदगी भर, कयामत तक। इसे हम स्पेस डेब्री कहते हैं, स्पेस का कचरा। हर चीज, एक चींटी को अगर हवा में ऐसा, हवा इन द सेंस स्पेस में ले जाके चींटी को भी धक्का मार दिया तो चींटी भी हमेशा घूमती रहेगी, जिंदगी घूमती रहेगी। लेकिन धक्का मारने का स्पीड होता है जिसे हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, वो पर्टिकुलर स्पीड पे धक्का मारना पड़ेगा। ये घूमने की बात कर रहा हूं मैं। बाकी अगर आपको सीधा चलाना है तो उसके लिए कोई क्रिटिकल स्पीड नहीं है। आप 1 किलोमीटर पर आवर दे दो, चाहे 50 किलोमीटर पर आवर दे दो, जिंदगी भर वही स्पीड से चीजें आगे जाती जाएंगी, जाती जाएंगी, जाती जाएंगी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारी बहुत ही पुरानी 1977 में लॉन्च की गई, 1977 में लॉन्च की गई एक स्पेसशिप जिसका नाम था वॉयेजर 1। ये जो वॉयेजर 1 है, वॉयेजर 1, ये एक स्पेसशिप हमने छोड़ी थी 1977 में। आज भी ये स्पेसशिप चले ही जा रही है। इसमें कोई पावर सोर्स नहीं है, इसके अंदर कोई पेट्रोल डीजल नहीं है, फिर भी ये चल रही है। इसके ऊपर हां सोलार पैनल्स हैं, बट सोलार पैनल इसे नहीं चला रहा है। सोलार पैनल तो सिर्फ उतनी सी एनर्जी बना रहा है जिससे इसके अंदर डायरेक्शंस लेने की जान रहे। हम इसे डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसके सामने कोई एस्टेरॉयड आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और फिर ये उससे टकरा जाए तो हमारा मिशन फेल हो जाए। तो उसके लिए इसको सरकाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अनमैन्ड है ना ये, इसके अंदर कोई भी नहीं, अनमैन्ड है, लोग नहीं है इसके अंदर। तो इसे चलाना है तो यहां से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना पड़ता है। तो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो वो टर्न 1 हो जाती है। तो उसके लिए तो कुछ एनर्जी लगेगी, तो वो काम सोलार पैनल कर रहा है, चलाने का काम सोलार पैनल नहीं कर रहा है। ये चल रही है अपने आप से। एक बार से धक्का मार के छोड़ दिया था बस। जब ये 1977 में निकली थी, कुछ 5-10 साल के बाद पहुंच गई जुपिटर के क्रॉस, और बेसिकली हमको बहुत ही खूबसूरत इसने फोटोज दिए थे अर्थ के। अर्थ जो है इत्तू सा प्लैनेट एक पेल ब्लू डॉट की तरह नजर आ रहा था, पूरे घोर अंधकार में। स्पेस में अंधेरा है ना, उस अंधेरे में जैसे एक डॉट की तरह अर्थ नजर आ रहा था। इसी के ऊपर 1990s के दौरान बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन, उन्होंने पेल ब्लू डॉट किताब भी लिखी है। कार्ल सेगन। सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये वॉयेजर 1 भेजा क्यों और इसको अब तक हम लोग क्यों चला रहे हैं, मतलब इससे हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसको भेजा था ताकि ये खूबसूरत फोटोज ले प्लैनेट्स के पास से गुजरते वक्त और हमें वो फोटोज ट्रांसमिट करे, जो कि ये बहुत अच्छे से कर चुका है। दूसरी बात, इसका काम ये भी था, अब ये काम जो मैं बता रहा हूं ये शुरू में बताया नहीं गया था पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक के टैक्स के पैसे से ही स्पेसशिप्स और ये सब चीजें चलती हैं। कोई भी जो लॉन्च होता है, कोई भी जो मिशन होता है, पब्लिक के पैसे से ही होता है। तो बहुत सारे लोग एलियंस में यकीन नहीं करते हैं, तो बेसिकली वो लोग अपना पैसा क्यों ऐसी चीज पे बर्बाद करें। तो बेसिकली इस चीज का एक मिशन ये भी था, वन ऑफ द मिशंस, खाली यही मिशन नहीं था, दिस वाज वन ऑफ द मिशंस टू फाइंड एलियंस। अब बेसिकली एलियंस को ये नहीं ढूंढेगी, बल्कि एलियन इसको ढूंढेंगे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। इसमें एक आदमी औरत का फोटो बना के छोड़ दिया है कि बेसिकली वहां पे अगर कोई से रास्ते में पकड़े तो पहचान ले कि भाई इस तरह की कोई स्पीशीज रहती है कहीं, तो
हमने सारे कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर फिट कर डाले हैं, सारी चीजें लिख डाली हैं, कोडिंग, कुछ कोड डाल दिए हुए हैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी हैं कि बेसिकली जैसे मान लो कि वो जो एलियन है वो हमारी भाषा ना बोलता हो, हमारी तरह ना बोलता हो, बोलने का उसके पास सिस्टम ना हो, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हो सकता है, एक दूसरे से बातें करने के लिए हो सकता है कि लाइट्स यूज करते हो, तो बेसिकली उसके अंदर लाइट के भी हमने सिस्टम लगा रखे हैं कि वो बटन दबाएगा तो उस लाइट निकलेगी कुछ कोडिंग करके, और उस कोड से कुछ धीरे धीरे छोटी छोटी बातें समझ पाएगा, हमारी लोकेशन जान पाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि एलियन कभी उसे पकड़े। अब वो स्पेसशिप इतना दूर हो चुका है, बाय द वे इतना दूर हो चुका है हमसे, आई थिंक 2013 में उसने प्लूटो पार किया था। प्लूटो, सोचो यार 40 साल लग गए, मतलब समझो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30-35-40 साल लग गए प्लूटो पार करने में। तो प्लूटो पार करके वो निकल गया, सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। वो हमसे इतना दूर है कि एक बार यहां पे रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो कुछ 12-13 घंटे के बाद जाके वो टर्न लेगा। जस्ट इमेजिन, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये जितनी भी वेव्स हैं, यूवी रेज, ये जितनी भी वेव्स हैं, ये लाइट की स्पीड से चलती है। लाइट की स्पीड इन द सेंस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 × 10⁸। दुनिया में सबसे खतरनाक स्पीड जो है वो है लाइट की स्पीड, जो कि है 1/√μ0ε0। ये लाइट की स्पीड है। इसकी वैल्यू वाइज अगर देखेंगे, वैल्यू वाइज, सो इट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, जिसका मतलब है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, जिसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब है कि अगर मेरे पास एक लेजर है और मान लेते हैं कि वो लेजर घूम भी सकती है, तो अगर मैंने अभी लेजर ऑन किया तो 1 सेकेंड के अंदर लेजर की जो लाइट निकलेगी, ये लाइट यहां से बाइखल्ला से अमेरिका, अमेरिका से बाइखल्ला, ऐसा 7 बार कर सकती है 1 सेकेंड के अंदर। लाइट की इतनी भयानक स्पीड है। जस्ट 1 सेकेंड के अंदर बाइखल्ला से सीधा पहुंच गई कहां? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से वापस बाइखल्ला आ गए, मदनपुरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एंड फिर उसके बाद ऐसा 7 बार घूम गए, 7 बार 1 सेकेंड के अंदर। जस्ट इमेजिन, इतनी भयानक स्पीड है लाइट की। उसके बावजूद भी जो हमारे रिमोट कंट्रोल में से जो निकल रही है, वेव्स निकल रही हैं, रिमोट बोले तो ऐसा रिमोट नहीं, टीवी का रिमोट, जो वॉयेजर का, मतलब पूरा स्टेशन है, ग्राउंड में पूरा स्टेशन, उस पर नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। तो बेसिकली यहां से हमने रिमोट कंट्रोल में कुछ सेट किया तो वो 12, 13, 14 घंटे के बाद जाके उसको पता चलता है। तो मान लो कि अगर वॉयेजर 1 में आपके कोई रिश्तेदार गए होते, जैसे मान लो कि आपके डैड एक साइंटिस्ट हैं और बोले कि चलो मैं चला जाता हूं पूरा नया नया एलियंस को ढूंढने के लिए, और आपके डैड बैठ के चले गए वॉयेजर 1 के अंदर, और आप अभी उनसे फोन कॉल पे बात करना चाहते हो, तो आपने ऐसे डायल किया 97 टिंग 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 बीप बीप बीप, बाकी एक्स्ट्रा नंबर जो भी हैं वो हाइड कर दिया मैंने। तो ये जो नंबर आपने डायल किया, ये जो आपने नंबर डायल किया, डायल करने के बाद आप फोन को बाजू में रखो, टीवी चालू करो, वेब सीरीज पूरी कंप्लीट करो, 12 घंटे के बाद वहां पे घंटी बजेगी। वो 12 घंटे के बाद घंटी बजी, तुम्हारे डैड ने फोन उठाया, बोला कि हाँ हेलो बिटिया कैसी हो। वो 12 घंटे के बाद तुम्हारे पास पहुंचेगी बात, तो तुम्हें 24 घंटा वेट करना है। एक बार बोल के 24 घंटा रुकना है, अगले दिन सो के आराम से उठना है, और फिर बोलना अच्छा अच्छा डैडी कैसा, सब अच्छा लग रहा है। फिर ये बात अगले दिन तुम्हारे डैड के पास, मैं समझ रहे हो, 12 घंटे बाद उनके पास पहुंचेगी। इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। एनीवे, यहां पे ये बताने का ये मतलब था कि वॉयेजर 1 बिना किसी सप्लाई के, बिना किसी डीजल, किसी पेट्रोल के चल रहा है। सो कोई भी चीज को एक बार चला के छोड़ दिया, वो जिंदगी भर चलेगी, अगर फ्रिक्शन नाम की कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो पहला लॉ क्या कहता है? जो चीज चल रही है चलती रहेगी, बिना स्पीड बदले, बिना डायरेक्शन बदले, बिना कुछ भी बदले, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स हो। और जो चीज रुकी है वो जिंदगी भर रुकी रहेगी, बिना स्पीड बदले, बिना डायरेक्शन बदले, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसी का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। इनर्शिया एक तरीके का आलस है। इनर्शिया के ऊपर मैंने काफी सारे बेसिकली शॉर्ट्स डाल के रखे हैं, 1 मिनट शॉर्ट्स। आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, प्रोफेसर ऑफ साइंस पे। एंड अगर आप लोग उस पर लेक्चर्स कुछ सर्च कर रहे हैं ना,
तो आप लोग डायरेक्टली ऐसा चैनल पे जाके वीडियोस में मत जाइए, वीडियोस में तो सब कुछ बिखरा बिखरा रहता है, क्योंकि कभी कुछ अपलोड हो रहा है, कभी कुछ अपलोड हो रहा है, कभी 11th के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कभी 12th के हो रहे हैं, कभी उसमें BSc के अपलोड हो रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का टैब होता है, वहां जाइए, तो वहां पे आपको कुछ सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी। वहां पे 11th के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपने मिस कर दिए होंगे जूनियर कॉलेज में, वो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स अभी धीरे धीरे करके मैं इसको पूरा अपडेट करता जा रहा हूं, उसमें मैं पूरे पूरे चैप्टर्स डालने की कोशिश कर रहा हूं, बट अभी इतनी जल्दी तो कोशिश पूरी नहीं होगी, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा। बट मैंने वहां पे यूट्यूब शॉर्ट्स भी कुछ डाले हुए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया, इनर्शिया के एक से एक एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप जरूर देखिएगा, वहां पे आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एनीवे, तो ये था लॉ ऑफ इनर्शिया, ये पहला लॉ खत्म। अब दूसरे लॉ की बात करते हैं। दूसरा लॉ, यही जो बात बोली गई है ना, इसको क्वांटिफाई करता है, क्वांटिफाई। लिसन, अभी तक हमने जो बातें की ना, ये क्वालिटेटिव है कि फोर्स दोगे स्पीड बदलेगी, फोर्स दोगे स्पीड बदलेगी, यही बोला है ना हम लोगों ने। फोर्स नहीं दोगे तो स्पीड बदलेगी नहीं, अगर 0 स्पीड है तो 0 ही रहेगी, 40 की स्पीड है तो 40 ही रहेगी, 1000 की स्पीड है तो 1000 ही रहेगी। फोर्स दोगे तो स्पीड बदलेगी, ये कैसा लॉ हो गया? क्वालिटेटिव। सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं, हवा में बातें चल रही हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इसको कहते हैं क्वालिटेटिव बातें करना, क्वालिटेटिव। अब सेकंड जो लॉ है वो क्वांटिटेटिव है। वो क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, वो क्या कहता है, सुनिए। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to external force applied on the body. Now listen very very carefully. आप बोलेंगे कि सर ये क्या अजीब सी चीज है, समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए सुनिए, नीचे टाइम बना हुआ है, नीचे टाइम बना है कि नहीं बना है? तो जब नीचे टाइम लग जाए, टाइम नीचे किसी भी फॉर्मूले में नीचे टाइम आए, तो समझने का कि वो रेट की बात चल रही है, रेट, हाउ फास्ट द थिंग्स आर हैपनिंग, चीजें कितनी तेज हो रही हैं, उसको dt से रिप्रेजेंट करते हैं, dt से। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? So listen, rate of change of momentum, rate of change of momentum, change, d मतलब क्या? change। तो rate of change of momentum is directly proportional to external force applied on the body। अब इसका मतलब क्या, सुनिए, listen very very carefully। F external proportional to dp by dt लिखूंगा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? Now listen, proportionality हटाएंगे तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, राइट। उस कांस्टेंट का नाम मैं रख रहा हूं k। सो k dp by dt। अभी जो k होता है एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, और जब हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया तो k की वैल्यू हमें आई 1। सो F एक्सटर्नल इज सिंपली dp by dt। तो फोर्स कुछ और नहीं, फोर्स का यहां से एक डेफिनेशन हमें मिल रहा है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? फोर्स मतलब बल, बल हिंदी में उसे बल कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फोर्स किसी चीज को पुश करता है, किसी चीज को पुल करता है, पुश करना, पुल करना, यही फोर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स। नाउ लिसन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। वेरी गुड, मास इंटू वेलोसिटी, सभी ने कहा, परफेक्ट। सो लिसन, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। वही मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। सो F एक्सटर्नल इज d बाई dt, और मास, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अच्छा, d का मतलब ही चेंज है ना, अरे d का मतलब dp है ना ये, तो दिस इज लाइक p फाइनल माइनस p इनिशियल। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, लेट मी जस्ट राइट दिस डेल्टा, मतलब dt हैज सम इंटरवल, टाइम इंटरवल t, dt मतलब चेंज इन टाइम, तो वो टाइम इंटरवल को मैं t ले लेता हूं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। नाउ लिसन, फाइनल मोमेंटम है mvf, इनिशियल मोमेंटम है mvi, और ये है टाइम। मास एक कांस्टेंट होता है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। मास एक कांस्टेंट होता है अक्सर, ऑफन, ज्यादातर बार, लेकिन हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मास हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि रॉकेट के केस में, रॉकेट जब उड़ता है तो उसका गैसेस लिबरेट होती हैं, रिएक्शन होता है, उसका मास धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वहां पर आप ऐसा मास को अलग साइड में निकाल नहीं सकते। मास इज नॉट अ कांस्टेंट, बट अक्सर मास कांस्टेंट होता है चीजों का, अक्सर।
ठीक है, तो मास को मैंने साइड में ले लिया, यहां पे बचा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। क्या मुझे कोई बताएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। परफेक्ट। तो बेसिकली f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। सो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का कंक्लूजन है। कंक्लूजन, सेकेंड लॉ ये नहीं है, सेकेंड लॉ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, और उसका कंक्लूजन है F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप बोलेंगे सर पहला वाला लॉ आपने बोला क्वालिटेटिव है, दूसरा वाला आपने बोला क्वांटिटेटिव है, लेकिन पहला और दूसरा सिमिलर तो लग नहीं रहे हैं। सिमिलर हैं बल्कि सेम है, खाली पहले में हमने सिर्फ बातें की थी, यहां पे उसका मैथ्स लिखा है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में उसका मैथ्स लिखा है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? मैंने क्या कहा था कि स्पीड तब बदलेगी जब एक्सटर्नल फोर्स दोगे। देखो फोर्स दिया तो मास तो वही है, बदल क्या रहा है? स्पीड बदल रही है ना। अरे पहले जो स्पीड थी बाद में कुछ और हो गई, तभी तो दो स्पीड आई है, इनिशियल और फाइनल। अकल के पुतलो समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स अप्लाई करने से पहले ये स्पीड थी वी आई, फोर्स अप्लाई करते ही स्पीड कुछ और हो गई वी एफ। तो फोर्स दिया तो स्पीड बदली, और कितनी तेज बदली ये डिपेंड करेगा कितना ज्यादा फोर्स दिया। अरे तेज बदली मतलब टाइम कम लगा ना, तेज बदली मतलब टाइम कम लगा, डिनोमिनेटर छोटा तो फोर्स बड़ा। अरे समझो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा फोर्स दोगे उतना कम टाइम लगेगा, जितना बड़ा फोर्स दोगे उतना कम टाइम लगेगा। तो एकदम फटक से फोर्स दिया तो चीजें बहुत तेजी से चेंज होती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और धीरे धीरे फोर्स दिया तो चीजें भी धीरे धीरे चेंज होती हैं, उनकी स्पीड धीरे धीरे चेंज होती है। आप कुछ पूछना चाह रही थी, बोलिए। नहीं, वो जो लॉ था वही सेकंड वाला भी है, फर्स्ट और सेकंड सेम है, एक ही बातें बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ एक बात बोली जा रही है कि कोई चीज, और वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इनर्शिया, कि ऐसा होता है कि चीजें रुकी तो रुकी ही रहना चाहती हैं और चल रही हैं तो चलते ही रहना चाहती हैं। यहां पे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि फोर्स से तो स्पीड बदलती है, लेकिन कितनी तब जाके ये क्वांटिटेटिव बन जाता है कि कितना बदल रहा है ना। तो जितना बड़ा फोर्स दोगे उतना तेजी से बदलेगा, उतना ज्यादा बदलेगा मोमेंटम। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फैंटास्टिक। पहला लॉ जानते हो जरूरी क्यों है? सेकेंड लॉ जो बात बोल रहा है उसके अंदर फर्स्ट लॉ भी आ जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ को सेपरेटली क्यों बनाया गया? क्योंकि वो मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। लिसन लिसन लिसन। अब बोलेंगे सर मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मास का कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। नाउ लिसन, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। उसने क्या बोला कि जो चीज चल रही है चलते रहना चाहती है, जो चीज रुकी रुके रहना चाहती है, लेकिन मुझे यह बताइए, एक गाड़ी खड़ी है और एक ट्रक खड़ा है, गाड़ी खड़ी है ट्रक खड़ा है, दोनों में से कौन है जो ज्यादा रुके रहना चाहता है, आसानी से चलना नहीं चाहता, जिसे चलाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी? कौन है? ट्रक है। तो ट्रक क्यों बोला आपने? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया उसका ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है। इसलिए मास और इनर्शिया रिलेटेड चीजें, बल्कि रिलेटेड ही नहीं, मैं तो आपको यहां तक कह दे रहा हूं, मास ही इनर्शिया है, इनर्शिया ही मास है। ज्यादा मास मतलब ज्यादा इनर्शिया। तो जो ज्यादा मासिव चीजें हैं उन्हें चलाना भी मुश्किल, उन्हें रोकना भी मुश्किल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लिसन, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सीधा चलने वाला इनर्शिया, सीधा चलने वाला। एक गोल घूमने वाला इनर्शिया भी होता है जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है। तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, वहां पर भी मास है, लेकिन मास के साथ कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इन्वॉल्व होता है। बट एनीवे, वहां पर भी ऐसा मैं एग्जांपल दे सकता हूं। अब एक हिल है, हिल, चट्टान की स्लोप है, स्लोप। उस स्लोप पे आप खड़े थे, अचानक में ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर रोल होके आने लगा, तो आप अपनी जान बचाने के लिए भागोगे कि नहीं भागोगे? क्योंकि आपको मालूम है ये पत्थर आपको क्रश कर देगा। इस पत्थर को आप ऐसे खड़े हो गए और बोला कि हाँ टकरा मेरे से, आप उसे रोक नहीं पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन इतने बड़े पत्थर की जगह पे अगर एक छोटा सा पत्थर रोल होके आ रहा है, इतना छोटा सा पत्थर रोल होके आ रहा है, तो आपको मालूम है उससे आप ऐसा खाली पैर लगाओगे तो रुक जाएगा। अरे खाली पैर ही झटक दोगे तो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? अबे हाँ क्या ना, पैर से रुक जाएगा, हाथ तो लगाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे मतलब पैर से प्यार से लगा दो उसको, पैर रुक जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर मास भी आ जाता है, मास भी है और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। बट एनीवे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मास ही इनर्शिया है, लीनियर इनर्शिया। मास है लीनियर, सीधा चलने वाला जो मोशन होता है, सीधा चलने वाला जो मोशन होता है, सीधा चलने वाला, उसमें इनर्शिया मास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मास नाम की चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है पहला लॉ। पहला लॉ मास नाम की चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है, उसे अलग से बोलना जरूरी है, एक्सप्लिसिटली डेफिनेशन उसका देना जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और सेकंड लॉ क्या कर रहा है, वो आपको बेसिकली क्वांटिफाई करके बता रहा है कि भाई मास तो देखो बदलेगा नहीं, फोर्स दोगे तो स्पीड बदलेगी, और जितना बड़ा फोर्स दोगे उतना तेज चेंज होगी स्पीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो दैट्स द सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ भी दिमाग में रखें आप लोग, क्या? के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। करेक्ट। तो अच्छा, और ये मोमेंटम है ना, मोमेंटम का जो बदलाव होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ये बात भी नोटिस कर लें सबके सब। मोमेंटम किस डायरेक्शन में बदलता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। मतलब सुनो, एक गाड़ी ऐसे चल के जा रही थी। अच्छा, गाड़ी बोलूंगा तो शायद तुम लोग ज्यादा इतना समझ नहीं पाओगे। ऐसा मान लो एक ठेला होता है जिसमें लोग लेके चीजें बेचते हैं। तो एक ठेला चल के जा रहा था मान लो 20 की स्पीड से। अगर मैंने उसे पीछे से धक्का मार दिया, मैंने फोर्स किधर दिया? इधर दिया, तो ठेले की स्पीड किस डायरेक्शन में बदलेगी? उस डायरेक्शन में। क्यों उस डायरेक्शन में बदलेगी मैं कह रहा हूं? क्योंकि पहले 20 थी, अब उस डायरेक्शन में 30 हो गई। पहले 20 की स्पीड से जा रहा था, पुश ऐसे किया तो उसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में बढ़ गई। तो मोमेंटम का बदलाव उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब इसका उल्टा केस देखो, एक ठेला इधर मेरी तरफ चल के आ रहा है, एक ठेला मेरी तरफ चल के आ रहा है। तो बेसिकली वो 20 की स्पीड से आ रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा हल्का सा बीच में उसको हाथ मार दिया और हाथ हटा लिया, हाथ मारा और हाथ हटा दिया, तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा ना, थोड़ा स्लो हो जाएगा ना। आप बोलेंगे सर फोर्स आपने दिया इस डायरेक्शन में, लेकिन बंदा 20 इस डायरेक्शन में चल रहा था, 20 की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा था, अब 10 की स्पीड से इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो मोमेंटम का बदलाव उस डायरेक्शन में कहां हुआ? आपने तो कहा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स दोगे मोमेंटम उसी डायरेक्शन में बदलेगा। तो यहां पे तो सर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले भी उसकी स्पीड 20 की स्पीड इस डायरेक्शन में थी और अभी भी उसकी स्पीड 10 की स्पीड इसी डायरेक्शन में है। गलत। यहां पे आपको वेक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए, वेक्टर्स का ज्ञान। सो लिसन, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड थी 20, ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, और उसी डायरेक्शन में फाइनली उसकी स्पीड कितनी है? 10 है। हाँ के ना? चेंज इन स्पीड कैसे निकालेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अरे भैया चेंज तो ऐसे ही निकालोगे कि नहीं निकालोगे? नाउ लिसन, हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स? व्हाट यू हैव टू डू इज, लिसन ना, अब मैं पूरा वेक्टर्स सिखा नहीं सकता, 11th-12th में आना चाहिए। मैं डायरेक्टली बोलूंगा, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जाके फिर वो 11th के मेरे वीडियोस देख लेना बाद में, बिकॉज यहां पे टाइम नहीं पूरा वापस से वेक्टर सिखाने का। तो लिसन, ये है वी फाइनल। तो वेक्टर को, वी फाइनल को ऐसे रखने का, वी फाइनल वेक्टर को ऐसा ऐसी कैसे रखने का, और जो वी इनिशियल है उसको माइनस बनाने का। अरे ये तो प्लस वी आई है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस वी आई बना रहा हूं, इसको मोड़ दे रहा हूं, इसको मोड़ दूंगा, माइनस वी आई बनाऊंगा, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। अरे प्लस वी आई उधर देख रहा है, तो माइनस वी आई किधर दिखेगा? इधर दिखेगा। अब इस वेक्टर को इसमें से उड़ा दो, इस वेक्टर को इसमें से उड़ा दो, तो इसमें से जब उड़ा दोगे तो बचेगा कितना? सिर्फ बचेगा इतना, 10 इस डायरेक्शन में बचेगा। हाँ के ना? अरे 10 वैल्यू इस डायरेक्शन में बचेगी कि नहीं बचेगी? एक सेकंड, याद करो ठेला किधर जा रहा था? बाद में ठेला, जब मैंने सेकंड एग्जांपल दिया, ठेला 20 की स्पीड से ऐसे आ रहा है, मैंने फोर्स कैसे दिया? ठेले को ऐसा मारा हाथ और हाथ हटा लिया, तो फोर्स इधर दिया मैंने। फाइनली चेंज इन मोमेंटम किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में ही हो रहा है। अरे दिखा कि नहीं दिखा? अरे 20 की स्पीड से ठेला ऐसे जा रहा था और अब 10 की स्पीड से ऐसे जा रहा है, तो चेंज इन स्पीड जो मैंने निकाला, चेंज इन स्पीड किस डायरेक्शन में हुई? इस डायरेक्शन में।
तो जब स्पीड का बदलाव इस डायरेक्शन में हुआ, अरे बदलाव, स्पीड का बदलाव, ये है ना वेक्टर, हाँ के ना, कल के पुतलो, ये वेक्टर है। तो स्पीड का बदलाव इस डायरेक्शन में है, मतलब मोमेंटम का बदलाव भी इस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स देते हैं, स्पीड भी उसी डायरेक्शन में बदलती है, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में बदलता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट करके रखेंगे। सेकेंड लॉ न्यूटन का सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में मोमेंटम बदलेगा। यानी कि अगर ठेला ऐसे जा रहा था, उसको धक्का ऐसे मारा, तो मोमेंटम उसका उस डायरेक्शन में बदल गया, उसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ गई। नाउ लिसन, अगर ठेला ऐसे जा रहा था और उसको यहां से धक्का मारा और वो स्लो के भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में बदला है। तो फोर्स इधर दिया, मोमेंटम भी इधर बदलेगा, फोर्स इधर दिया तो मोमेंटम भी उधर बदलेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? समझ में आ रही बातें? तो ठेला जो 20 की स्पीड से ऐसे जा रहा था, ये उसकी इनिशियल स्पीड थी, धक्का मार दिया, ठेला अब 30 की स्पीड से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल, हाँ के ना? तो बेसिकली लिसन, अब कैसे करेंगे? देखो vf तो एज इट इज रहेगा, vf तो एज इट इज रहेगा, हाँ के ना? अरे vf एज इट इज रहेगा ना, vf, लेकिन माइनस vi करना है। vi अगर उधर देख रहा है तो माइनस vi किधर देखेगा? इधर देखेगा, तो माइनस vi इधर देख रहा है, तो इस वेक्टर में से ये जो माइनस vi है इसे उड़ा दो, तो इसे इसमें से उड़ा दो, तो फाइनल वेक्टर उधर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो चेंज इन मोमेंटम उस डायरेक्शन में हुआ जब मैंने फोर्स उस डायरेक्शन में दिया। खोपड़ी में बातें घुसी। ये सारी बातों को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको वेक्टर्स की नॉलेज भी होना चाहिए। अब तक नहीं है कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि बीच में जब जब वक्त मिलेगा तो ब्रिज कोर्सेज रख के उसमें मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें सिखा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बट एनीवे, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का आइडिया मिला। फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बात कर रहा है, सेकंड लॉ जो है वो बेसिकली मोमेंटम चेंज के बारे में, स्पीड चेंज के बारे में बता रहा है कि कितना स्पीड बदलेगा। जितना तेज फोर्स होगे उतना तेजी से स्पीड बदलेगी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? एनीवे, जो थर्ड लॉ है बेसिकली वो हम आप लोग नेक्स्ट टाइम देख पाएंगे, बिकॉज हमारे पास वक्त की काफी कमी है। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? इनिशियल फाइनल से कम है, तो आप क्या कह रहे हैं कि तभी चेंज होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कैसा होगा मालूम है, आप खुद ही सोचो। अगर गाड़ी ऐसे आ रही है और हाथी अगर उसे ऐसा पुश कर दे तो गाड़ी की स्पीड तो कमी हो जाएगी ना। तो आपने फोर्स इधर दिया तो मोमेंटम चेंज भी इधर ही हो गया ना। और अगर गाड़ी ऐसे जा रही है और हाथी ने पीछे धक्का ऐसे मार दिया उसको, तो गाड़ी तो और तेज हो जाएगी ना। तो फोर्स इधर दिया तो मोमेंटम चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो उसमें कोई इनिशियल कम फाइनल ज्यादा ये सब कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो ऑब्वियस है। चलती हुई चीज को पीछे धक्का दोगे तो और फास्ट ही होने वाली है, और चलती हुई चीज को आगे धक्का दोगे तो स्लो ही होने वाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आई होप कि सभी को बातें समझ में आ चुकी हैं। इसके और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, बट देखो लेक्चरर का काम ये नहीं होता कि दुनिया में जितने एग्जाम्पल्स उतने एग्जाम्पल्स दे डाले। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाए, आपके अंदर सोचने का वो बीज बोना, वो काम हम लेक्चरर्स का होता है। तो अब आपको मैंने कुछ थोड़ा सा बोल के आपके अंदर एक चिंगारी जगा दी है मैंने, तो अब आपको उसको धीरे धीरे आग में कन्वर्ट करना है, उसको समझना और पढ़ना है डिटेल में कि पहले दो लॉस क्या कहते हैं। तो बाकी सब चीजें हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।